इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा नजर डालते हैं उस खास खबर पर जो चर्चा में रहने वाली है। जिलों से तहसील की दूरी होगी कम, परिसीमन आयोग लगाएगा पूरा दम, प्रदेश की सियासत में दिखेगा नया रंग। मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद सीएम मोहन यादव ने कई कड़े निर्णय लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन में 62,000 लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से उतरवा दिए। अफसरों ने जहां गलती की उन्हें बदल दिया। प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए लगातार कसावट की जा रही है। जल्द ही फिर से प्रशासनिक सर्जरी की संभावना है। अब नए परिसीमन के जरिए मुख्यमंत्री जनता को बड़ी राहत देने की तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग भी बना दिया है। रिटायर्ड एसीएस मनोज श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग बनाने के पीछे सीएम का मकसद जिलों की सीमाओं की विसंगतियों को खत्म करना है। हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के ज़िले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो ज़रूर करना है। तो संभाग, ज़िले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य एसीएस लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। आगे आने वाले समय में युक्ति युक्तकरण के माध्यम से ऐसे कई निर्णय अंदर करके इस बारे में विचार किया जाएगा। सरकार का मकसद साफ है, जनता को राहत देना और प्रशासनिक कसावट का एहसास कराना। लेकिन कांग्रेस को सरकार के इरादों पर विश्वास ही नहीं है। ये सरकार का इंटरनल एक प्रोसेस होता है। स्वाभाविक है कि जिलों की जब क्षेत्रफल की भूमिका अलग अलग होती है, क्षेत्रफल की जो सीमांकन अलग अलग होता है, तो हर जिले का सीमांकन उस भौगोलिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए। पर इसमें राजनीतिक पुट और राजनीतिक दुर्भावना देखी जाएगी तो ये प्रशासनिक रूप से एक तरह से न्याय नहीं होगा। साल 2007 में नया परिसीमन हुआ, जिसे लेकर कुछ सवाल भी उठे थे। अब नए परिसीमन के जरिए संभाग और जिलों की सीमाएं बदलकर इन विसंगतियों को दूर करने की प्लानिंग तो है, पर क्या इससे समस्या हल हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है मोहन का मिशन, अब परिसीमन। क्या डॉक्टर मोहन यादव परिसीमन के जरिए ये पहला मौका होगा जब डॉक्टर मोहन यादव परिसीमन के जरिए जिलों की संभाग की सीमाओं को नए तरीके से बांधना चाहते हैं या लोगों के लिए नज़दीक लाना चाहते हैं? वो जिले जो अभी तक दूर हुआ करते थे, परेशानी बड़ी होती है लोगों को, लेकिन मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि लोग इस परेशानी से निजात पाए। पहले जो परिसीमन हुआ वो परिसीमन विधानसभा का, लेकिन ये परिसीमन पहली बार देखने को मिलेगा जिले और संभाग का। तो क्या इसके पीछे कुछ सियासी मायने भी? आज इन्हीं को हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, जरा नजर डाल लेते हैं बंसल न्यूज के 3 सुलगते सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने वाले हैं। क्या मिशन परिसीमन के जरिए सीएम ने जमीनी समस्या को नोटिस किया है? जिलों से तहसीलों की दूरी कम होने से जनता की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? क्या मोहन का एक्शन प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा? तो ये वो विषय हैं जिनके नजदीक हम रहने वाले और समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। रवि वर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। रवि जी स्टूडियो में मौजूद है। और साथ ही दिनेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सर, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, जबलपुर से हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले दिनेश जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। विधानसभा का परिसीमन हुआ, उसको लेकर भी कुछ सवाल उठे, लेकिन ये लंबे समय से चर्चाएं चलती रही कि जिलों की सीमाएं बड़ी दूर होती है। उदाहरण के लिए आप बुधनी में हैं और तो सीहोर जाना आपको बड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि आप नर्मदा नगर होशंगाबाद पहुंच जाते हैं तो बहुत करीब 7 किलोमीटर की दूरी है। क्या जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं वो इसी तरह की बात कह रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के दिमाग में जो भी हो, जब आयोग बनाया गया है तो आयोग ये सारी चीज़ें देखेगा जो भी जनता के दिमाग में है, क्योंकि अल्टीमेटली जिस प्रशासनिक इकाई की बात हो रही है वो ये हो रही है कि जनता को जो है उससे सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये केवल ज़िले की बात नहीं है,
ये विकास खंड, जनपद, तहसील से लेके जो है आप संभागीय स्तर तक की बात है। आप जैसे छिंदवाड़ा को ही देखेंगे ना, आपको उसका जो संभागीय मुख्यालय है वो जबलपुर कितना दूर है। तो छिंदवाड़ा में भी बात उठती है। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कई बार ये कहा है कि वो उसको छिंदवाड़ा को संभाग बनाने वाले हैं। आप कई जिलों में देखिए, चुनाव के वक्त हमने देखा था, विधानसभा चुनाव के वक्त जिले बनाने की बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, लेकिन जो जिला बनाया गया वो छिंदवाड़ा में ही बनाया गया। पांडुरना में जो राजनीतिक उसका लाभ लेना था वो ले लिया, लेकिन अब उस प्रोसेस से आगे जा रहे हैं। जो एक्चुअल प्रोसेस है जिले बनाने की या प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की, कि आप एक आयोग बनाइए और जो भी आम जनता है, आम लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, वो एक अपना सुझाव दें कि किस तरह की चीज़ें होना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है। ये मध्य प्रदेश में क्या है कि ये काफ़ी सालों के बाद हो रहा है। जब 16 जिले बने थे तब भी एक कमेटी बनी थी, MS सिंहदेव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कि जिला पुनर्गठन समिति का नाम दिया गया था। वो भी आयोग नहीं था। वो जो आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, उसकी सिफारिशों के अनुसार कैसे क्रियान्वित करें, जिसमें छत्तीसगढ़ में 16 जिले बनाए गए थे। तो आप देखिए कि इतने सालों के बाद जो है, लगभग 25 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, उसके बाद ये जिला के पुनर्गठन की बात हो रही है। और वो जो औपचारिक तरीका है, इसमें ये भी होना है स्टाफिंग कैसे होगी, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसको केवल ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये प्रशासनिक जो है सुलभता का विषय है। और जब उसकी सिफारिशें आएंगी तो उसके बाद जो फैसला करेंगे फिर उसमें हम राजनीति देख सकते हैं। लेकिन अभी तो इसमें कोई राजनीतिक गुंजाइश कोई दिखती नहीं कि मुख्यमंत्री के दिमाग में कोई राजनीति हो। अभी तो सिंपली वो जो है लोगों को ये चाहते हैं कि प्रशासन उनके जितने करीब हो उतना आसान होगा। बिल्कुल, और इस बात को लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं कि कई बार, जैसा मैं शुरुआत में कह रहा था, कि जिलों की दूरी काफ़ी दूर होती है। अहलूवालिया, डॉक्टर बाणी अहलूवालिया मेरे साथ है। मैम, कब तक ये सब दिखाई देगा? जैसे मुख्यमंत्री ने आज कहा भी और शाम होते होते आदेश भी जारी हो गया। मनोज श्रीवास्तव जो पूर्व IAS अफसर हैं, उन्होंने उनका सदस्य भी बना दिया। क्या ये माना जाए कि सरकार उस तरफ बढ़ चली है, और कैसा होगा इसका स्वरूप, कुछ बताइएगा? सबसे पहले तो बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार, और मेरे साथ इस डिबेट में जो वक्ता हैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, अपनी परिवार की चिंता कर रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जितनी प्रशासनिक सेवाएं हैं वो उनकी जनता के निकट हो। उसका उदाहरण हमने विगत दिनों में देखा है कि पुलिस थानों को भी उन्होंने स्थानांतरित किया है, क्योंकि वो जनता के पास पहुँचे, जनता को उसके सुविधा और लाभ मिले। अब हम एक दूसरे पहलू पे बात करते हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस निरंतर एक भौगोलिक क्षेत्र में दिखती आ रही हैं हमें विगत कई वर्षों से। तो उसे डेमोग्राफिकली उसे नवीनीकरण कैसे किया जाए, ये सब उसकी प्रक्रिया है। इसको जनता से ही आवाज़ उठे, जनता अपनी राय दे, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री संवेदनशील रूप से अपने कार्य करेंगे। और उनके कार्य की गति भी हम देख चुके हैं। सुबह उन्होंने घोषणा की, शाम तक इसका पत्र निकाल दिया और श्रीवास्तव जी को उन्होंने नियुक्त किया, और इसके आगे की कार्यप्रणाली एक सुदृढ़ तरीके से वो ज़मीनी स्तर पर रखेंगे। इसका फ़ायदा, इसका लाभ जनता को कैसे मिलेगा? क्योंकि जनता में जो आबादी है उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा, वहाँ उनको समान अवसर मिलेंगे, और एक भौगोलिक क्षेत्र की जो रचना है उसका जो विस्तारीकरण हो रहा है, जो विभाजन होना है, वो एक बिल्कुल ठीक तरीके से होगा। क्योंकि देखा क्या जाता है, जैसे आपने भी अभी बताया कि कई बार गांव से एक ज़िला केंद्र तक जाने के लिए बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है, 100-150 किलोमीटर का अंतर होता है, और बहुत सारे जनमानस को इसकी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये संवेदनशील मुख्यमंत्री, हमारी जो केंद्र की सरकार है, जो हमारे गृह मंत्री ने कहा है कि सही टाइम पर उन्होंने ध्यान दें, हम लोग सब, कि उन्होंने पटन पर कहा है ये कि सही समय पर सही योजना का क्रियान्वयन होगा, और हम वास्तविक रूप से इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल। रवि जी, क्या कहेंगे? आप लोग स्वागत करेंगे इस निर्णय का मुख्यमंत्री के, या इसमें जैसा जीतू पटवारी अपने बयान के चलते अंतिम जो लाइन बोल रहे थे वो ये कि न्याय होना चाहिए, अविश्वास कहाँ है?
जी, निश्चित तौर पर मनोज जी न्याय होना चाहिए, अध्यक्ष जी ने कहा है। और एक स्वच्छ और एक अच्छे विपक्ष के नाते ऐसी आशा उम्मीद हम भी करते हैं कि जो ये सरकार का रूटीन प्रोग्राम है जिलों के सीमांकन का, इसमें जो जनता है, आज तमाम ऐसे विभाग हैं, ऐसे कार्यालय हैं जिनकी उनकी दूरियां बहुत दूर है, उनको लेकर हमारे हितग्राही, हमारी जनमानस जो जनता है वो परेशान होती है, क्योंकि ऐसे तमाम विषय हैं जो हमारी माताएं बहनें रहती हैं शाहपुरा में, लेकिन उनको पेंशन लेने के लिए गोविंदपुरा आना आता है। ऐसे हमारे मतदाता हैं, युवा या बुजुर्ग जो गोविंदपुरा रहते हैं, लेकिन उन्हें कैरियर कॉलेज वोट डालने के लिए जाना पड़ता है। तमाम ऐसे और भी अन्य विभागों की समस्याएं हैं। अगर हितग्राही को उसके आसपास सुविधाओं का लाभ मिले, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो एक पारदर्शिता के साथ उनको लाभ दे पाएँ, इन विभागों में एक ट्रांसपेरेंसी का एक युग आए और निश्चित तौर पर जनता के लिए ये सीमांकन एक लाभदायी हो, ना कि राजनीतिक लाभ उद्देश्य से। क्योंकि हाल ही में हमने देखा, आपने देखा कि चुनाव जिन जगह होने हैं, उपचुनाव, उन्हें जिला बनाने की बात आती है, बाकी जिलों को फिर के विस्तार के संबंध में ठंडे बस्ते में बातचीत चली जाती है, क्योंकि ऐसे तमाम ज़िले हैं जहां नल जल की व्यवस्था नहीं है, जहां सड़कों की उचित व्यवस्थाएं नहीं हैं, जहां एम्बुलेंस की उचित व्यवस्थाएं नहीं है, माताएं बहनों की डिलीवरी किस हाल में होती है। तो ये सब हमने देखी है कि कैसे कारण होते हैं और किस तरह की परेशानियों से जनता को दो चार होना पड़ता है। तो नीति और नियत का अगर स्पष्ट के साथ अगर सरकार कार्य करती है तो निश्चित तौर पर विपक्ष करेगी, और अन्यथा अगर इसमें राजनीतिक बू आती है, जो आ भी रही है कहीं ना कहीं, कि मुख्यमंत्री बीना को जिला बनाना चाहते हैं, लेकिन शिवराज जी के जो कट्टर समर्थक है भूपेंद्र जी कहीं ना कहीं दबे सुर में वो उनका विरोध कर रहे हैं कि वो नहीं बनने देंगे। तो इस तरह के आकारण, इस तरह के उद्देश्य सामने नहीं आना चाहिए। चलिए, राजनीतिक बात तो होती है। दिनेश जी, जरा मुझे समझाइएगा भी, और दर्शक भी आपसे समझना चाहेंगे, लंबा अनुभव है आपके पास। जिन जिलों की आप बात कर रहे हैं, 24-25 साल पहले ये चर्चाएं चली, लेकिन चर्चाएं ठंडे बस्ते में जाती रही, बन नहीं पाया। अब जो नहीं हो पाया, खैर वो तो अपनी जगह है, लेकिन क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी दिखाई देती है? जैसा हालांकि मनोज श्रीवास्तव हैं, बहुत जानकार हैं, कई जिलों के कलेक्टर हैं, बड़ा अनुभव है उनके पास, उनके साथ मुझे लगता है और भी सदस्य जुड़ेंगे जब तो ये पूरी टीम तैयार होगी, लेकिन इसमें चुनौती कहाँ देखते हैं आप? तो इसमें देखिए, चुनौती जो है, जो भी आएगी वो राजनीतिक स्तर पर आती है। जनता को यदि उसके घर में प्रशासन मिल रहा है, उसकी तहसील में प्रशासन मिल रहा है, तो उसको कहाँ चुनौती है? आप मनोज जी कल्पना कीजिए, आपने तो अशोकनगर को भी देखा है, गुना को भी देखा है, और उसका संभागीय मुख्यालय ग्वालियर है। आप सोचिए कि यदि एक कलेक्टर के फैसले के खिलाफ रेवेन्यू का जो मामला होगा ज़मीन का, यदि अपील करना हो किसी आदमी को, तो अशोकनगर और गुना से उसकी कितनी दूरी है। तो ऐसे ही सागर में, आप जो सागर का जिक्र कर रहे थे, ये देखिए नेता अपने अपने हिसाब से डिमांड कर रहे हैं कि खुरई को बनाइए या बीना को बनाइए। जब आयोग की बात आई तो सब अपना अपना क्लेम रखेंगे। भाई, जब विधानसभाओं का परिसीमन हुआ था तो हर व्यक्ति ने अपना क्लेम रखा था। 2008 से जो है नया परिसीमन आया और उसके बाद जो सारी चीज़ें जो है लागू हो गई, तो सब अपने अपने हिसाब से रखते हैं। सागर भी बहुत बड़ा ज़िला है, उसको सरकार के 3 टुकड़ों में करना चाहेगी, 2 में करना चाहेगी, कैसे करना चाहेगी? उद्देश्य तो वही है कि प्रशासनिक जो है स्तर पर लोगों को लाभ मिले, और जितना छोटा जिला होगा, क्योंकि भाजपा की आप देखिए जब राज्य बनाए थे तो इसी कंसेप्ट से बनाए थे कि छोटे राज्यों में विकास तेज़ी से होता है। तो वही अवधारणा हम देख रहे हैं कि यहाँ जिलों में भी ये प्रशासनिक स्तर पर भी कि छोटे ज़िले होंगे तो लोगों को जो है कलेक्टर तक, एसपी तक, तहसीलदार तक, सब तक पहुँच आसान होगी। प्रशासन तक पहुंच जब आसान होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें सुविधाजनक होती है। ये अभी इसमें है क्योंकि अभी बहुत लंबा टाइम है, 1 सदस्य 3 सदस्यीय आयोग बनना है, फिर उसका ऑफिस बनेगा, फिर प्रस्ताव आएंगे, लोगों को सुना जाएगा, जो प्रक्रिया होती है। अपने अपने लोग दावे करेंगे कि हमारा जो मुख्यालय ये रखा जाए, फिर वो जो पुरानी घोषणाएं विधानसभा चुनाव के समय की, उनकी भी बात आएगी कि उनको किस तरह से शामिल किया जाए। फिर जो है आप देखिए मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड है, और ये कब से हैं जी? मतलब आप सोचिए कि 313 से 314 विकास खंड नहीं हो पाए थे। तो अब ज़रूरत तो ये है ना कि आप विकास खंड बढ़ाएं, जनपद बढ़ाएं। सालों से इनकी संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। लोगों अभी बहुत बड़े विकास खंड हो गए, बड़े बड़े जो है विकास खंड हो गए, एक ज़िले में 6-6, 7-7 विकास खंड हैं कहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं रीस्ट्रक्चरिंग, इसे आप ये कहना चाहिए एक तरह से वो पूरा जो नया एक प्रशासनिक परिदृश्य हमारे सामने कुछ दिनों के बाद जो है जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद लागू होगी, तो ये मानिए ये 2028 के चुनाव का एक एजेंडा अभी से सेट हो रहा है, जो उस वक्त तक कोई ना कोई आप देखिए एक पॉलिटिकल बड़े शेप में सामने आएगा। बिल्कुल। और आप कह रहे थे शुरुआत में कि अभी इसमें राजनीति नहीं है, ये मुख्य रूप से प्रशासनिक है, लेकिन जहां प्रशासन होता है वहां राजनीति धीरे धीरे कर जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं।
मैं आपसे भी बाणी जी समझना चाहूँगा, आगे चलकर तो ये चीज़ें होंगी, जैसे जिक्र होता है बीना और खुरई का जिक्र भी आ जाता है, फिर जैसे ही पांडुना बना तो फिर ये कहा जाने लगा कि अन्य जिला भी बनाया जाना चाहिए, फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि इसके कारण बाकी चीज़ें प्रभावित हो जाएंगी। तो ये कुछ चुनौतियां भी है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या इसमें राजनीतिक मायने भी तलाशे जाएं। भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है, जैसा आपने चुनाव से पहले पांडुना को बना दिया, आने वाले समय में जब 2028 तक पहुंचेंगे तो इसमें राजनीति है, कुछ लाभ नफ़ा नुकसान दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हम चाहते हैं कि आबादी में हर व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिले, यानी कि उनको समान अवसर मिले और उन्हें सरकारी अमले के साथ एक सहयोग मिले। उन्हें ये नवीनीकरण जो हो रहा है, ये जो रचनाओं को एक नया विस्तार दिया जा रहा है, तो इसमें लाभ जो पहुंचना है वो हर जनमानस तक बहुत सुविधापूर्वक पहुंचे। तो देखिए, जब सरकार अच्छे काम करती है तो जो जनता होती है वो भी सराहती है उस काम को, और जनता के लिए ही सरकार काम करती है। जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? जनता तक काम पहुंचाना, जनता तक विचारधारा पहुंचाना और जनता के हित में कार्य करके योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना। तो ये आने वाला समय बताएगा, जब जनता को लाभ पहुंचते हैं, जनता उसका रुझान क्या करती है। नहीं, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य तो बदलेगा, जो नए जिले हो जाएंगे, जिसका मैं जिक्र कर रहा था शुरुआत में, उदाहरण भी दिया मैंने। यदि बुधनी मान लीजिए होशंगाबाद में चला जाता है तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। जी जी, देखिए, राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा, हो सकता है वहाँ के प्रतिनिधि बदल जाएं, परंतु जो जनता का समर्थन, जनता का मानस, जनता को जिस एजेंडा के साथ जी काम करना है, जनता को जो सहयोग मिलना है, जो उनको योजनाओं का लाभ मिलना है, जब ये सब चीज़ें उनको एक अच्छे व्यवस्थित रूप में मिलेंगी। मैं एक उदाहरण देती हूँ, जैसे पुलिस थानों की जो व्यवस्था है या जो तहसील और ज़िले के कार्यालयों की जो व्यवस्था है, जब इनको ये सुविधा मिलेगी तो जनता अपने आप सोच विचार करके डेफिनेटली उसको आप राजनीतिक बोले या उसे बोले कि हर सरकार का सही विकल्प है। जी जी, रवि, आप भी जैसा कह रहे थे, आपने कहा कि हाँ कुछ राजनीतिक चीज़ें, आपने जिलों का जिक्र भी किया, तो क्या ऐसी चीज़ें जब दिखाई देंगी उसके लिए कांग्रेस तैयार है? हालांकि देखिए, बहुत स्पष्ट है, डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है और आपके नेता ने भी कहा कि हम चाहते कि भौगोलिक दृष्टि से जो एक बड़ा क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा विभक्त हो जाए, उसका लाभ मिले। जी, हम सबकी मंशा यही है। हम सब प्रतिनिधि हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के लिए चुनाव लड़ते हैं, जनता के कैसे कार्य करते हैं, इसी नाम पर चुनाव होता है। तो निश्चित तौर पर इस बात को खुले मन से कहने में कोई वो नहीं है कि जनता के वो काम होने चाहिए, क्योंकि जो 5 वर्ष का समय है, यूँ तो वो कम लगता है एक जनप्रतिनिधि को, लेकिन उसके अंदर कैसे काम वो करा पाए, कैसे जनता को अधिक से अधिक डिलीवरी दे पाए कामों की, और जनता को वो काम मिलना चाहिए, इस दिशा में हमारी एकदम साफ राय है। लेकिन अभाव में कई बार ऐसे संसाधन हैं, कई बार ऐसे मुख्यालय हैं, कई तहसीलें हैं, दूरी होने के कारण उनको वो लाभ नहीं मिल पाता है, ऐसे तमाम सुविधाओं से वो वंचित हो जाता है कि उसका लाभ उन्हें फौरी तौर पे नहीं मिलता है। पर जो बात सामने निकल कर आती है कि चुनावी दृष्टिगत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो देखने में आ रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार जो फैसले ले रही है, जिले बनाने की बात है, तो वो उन्हीं क्षेत्रों में बात हो रही है जहां उपचुनाव होना है। तो कम से कम सरकार इससे ऊपर उठकर सोचती है तो वो स्वागत योग्य है। जी, बाणी जी कुछ कहेंगे आप, क्योंकि राजनीतिक बात तो कर रही है कांग्रेस। जी, मैं देखिए, जो कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी टिप्पणी की है, तो मैं आपको ये बता दूं, और ये देखने में भी बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत सरकार काम करने में विश्वास रखती है। मंडल आयोग की रिपोर्ट, स्वामीनाथन की रिपोर्ट या कोई महिला सशक्तिकरण के ऊपर कार्य, उनको ठंडे बस्ते में टेबल के नीचे फेंक के नहीं रखती, सोती नहीं रहती है। ये जीवित जागती हुई सरकार है, सचेत सरकार है, और गरीब कल्याण, महिला कल्याण, युवा कल्याण, किसान कल्याण, जनजाति कल्याण, पूरे प्रदेश की कल्याण के साथ साथ सब पूरे देश के हित में सोचने वाली सरकार है। जी रवि,
देखिए इन भाषणों में तो फिर कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर ये किसानों की बात कर रहे हैं तो इस किसान के नाम पर ही जो वोट ले लिए थे हमारे जो मामा है जो स्वयंभू मनोज जी, आज वो मध्य प्रदेश से जब उनकी विदाई हो गई, वो आज केंद्र में एक बड़े ओहदे पर है, मंत्री है। अन्य राज्यों को वो सोयाबीन का जो दाम दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को नहीं दे रहे हैं। तो ये जो अंतर है, मध्य प्रदेश का किसान फिर जी सीमाओं की हो रही है। लेकिन अगर बात अहलुवालिया जी ने की है डेवलपमेंट की कि सरकार उनकी डिलीवरी दे रही है, तो ये डिलीवरी नहीं है, इसमें बेईमानी नजर आती है। तो इसी तरीके से मेरा ये कहना है कि जो अगर नीति और नियता है इस सरकार की, तो निश्चित तौर पर साफ तौर पर ले, और जहां उनको लगता है कि विपक्ष का सहयोग लेना है, विपक्ष के सहयोग लेने हैं, उनको सलाह जहां जिन विषयों पर चाहिए हम खुले मन से उनका सहयोग करेंगे कि विपक्ष की भी सलाह ले, विपक्ष के नेताओं का भी ध्यान रखा जाए, प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं या उस विधानसभाओं के जो पूर्व विधायक हैं, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर, जातिगत के आधार पर, क्योंकि राहुल जी भी लगातार जातिगत मुद्दा जो है जनगणना का ले रहे हैं कि जो ऐसे तमाम आज वर्ग के लोग हैं जो जज नहीं बन पाए हैं, एसपी नहीं बन पाए हैं, या पार्टिसिपेशन उनका चुनाव में नहीं हो पाए, तो उनके हक अधिकार भी सुनिश्चित हो पाए। ठीक है दिनेश जी, ये तो खैर राजनीतिक बातें हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा मनोज श्रीवास्तव को कमान सौंपना, क्या उनके अनुभव को तरजीह दी गई है, या बाद में जो सदस्यों की संख्या बढ़ेगी ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ राजनीतिक लोगों को भी शामिल किया जाएगा? फिर सवाल तो ये भी आएगा, जैसा रवि कह रहे हैं कि सलाह तो हमसे भी लेना चाहिए। नहीं, देखिए इसमें राजनीतिक लोगों को शामिल करने का कोई प्रोविज़न नहीं है मनोज जी। एक तो ये जो आयोग है ये मार्च में बन गया था, लेकिन चूंकि इसमें सदस्य आज अपॉइंट किए हैं, अब सोचिए नहीं, मार्च का जो आयोग बना है 12 मार्च का नोटिफिकेशन है, अगस्त में आप जो है मेंबर अपॉइंट कर रहे हैं, तो सरकार तो ऑलरेडी स्लो है ना, और वो स्लो केवल इसलिए कि बीच में इलेक्शन आ गया था। जून के बाद आप 4 जून के बाद आचार संहिता हटी है, तो अब उसके हिसाब से देखेंगे तब भी 3 महीने का डिले है। अभी 2 मेंबर और होना है, पूर्ण आयोग भी नहीं है अभी, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में लिखा है कि 3 सदस्य होंगे, और वो भी रिटायर्ड IAS अफसर ही होंगे, क्योंकि उसके बारे में भी जिक्र, इसमें कोई पॉलिटिकल उसका कोई सोच नहीं है कि हम कोई इसमें पॉलिटिकल आदमी डाल के आयोग को हम कि उसकी जो सरकार की मंशा उस पर वो उंगली नहीं उठवाना चाहते। ये प्रशासनिक मसला है, ये प्रशासनिक इकाइयों का मसला है। देखिए राजनीतिक मसला तो बीना का है ना। अब आप बताइए कि बीना की विधायक ने अभी तक तो इस्तीफा दिया नहीं है। विषय तो यही हो रहा था ना कि बीना को जिला बनाएंगे, मुख्यमंत्री वहां जाकर घोषणा करेंगी, तब वो इस्तीफा देंगे। बीना की तो जनता को तो ये भी नहीं पता है कि वो उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कांग्रेस की है या भारतीय जनता पार्टी की है। प्रदेश ये भी नहीं जानता कि रीवा में, वहाँ बीना में उपचुनाव होना भी है कि नहीं होना है। तो बहुत सारे सवाल तो वहाँ राजनीतिक हैं, लेकिन इस आयोग के बनने से अब जो बीना की फाइल थी, मुझे लगता है वो बंद हो गई। चलिए, फाइल नई रिपोर्ट के साथ कई बार ये भी होता है कि जब एक फाइल को बंद करना रहता है तो दूसरी अन्य फाइलें खुल जाती है, लेकिन ये फाइलें खुली है तो मकसद यही होगा मुख्यमंत्री का कि जनता को लाभ मिला। बहुत धन्यवाद, आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लगातार नए नए प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में भी है। लेकिन आप समझिए जरा कि यदि नए जिलों बन जाते हैं या संभाग नए गठित हो जाते हैं, तो वो जनता जो अभी तक ये सोचती थी कि हम संभाग मुख्यालय तक कैसे पहुँचें, कलेक्टर की किसी बात को लेकर यदि हमें आगे अर्जी लगाना तो कैसे लगाएं, तो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री की जो मंशा है उसके अनुरूप तो यही दिखाई देता है कि समस्या आपकी हल होने वाली है। पर समस्या जब हल होगी, जब आयोग अपनी रिपोर्ट पूरी सौंप देगा, और किसी काम को करने में वक्त लगता है, और वक्त होते होते 2028 भी आ जाएगा। तो आप समझिएगा जरा मेरी बात को। आगे देखिए फर्जी नियुक्ति का केस चक्रव्यूह में कांग्रेस। नमस्कार।